एक टाइम ऐसा आया कि बायजूस एजुकेशनल मार्केट पे डोमिनेट करने लगा। शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेता है। एडटेक इंडस्ट्री में शौक तो तब लग जाता है जब बायजूस आकाश इंस्टीट्यूट को, जो कि 33 साल पुराना है, उसे $1 बिलियन में खरीद लेता है। बट साल 2024 में बायजूस की वैल्यूएशन में सडन डिक्लाइन देखने को मिलता है। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से अब वो 0 हो गई है। मार्च 2018 में बायजूस $1 बिलियन के साथ यूनिकॉर्न बनता है। जुलाई 2019 में बायजूस ओप्पो को रिप्लेस करके टीम इंडिया का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनता है। जून 2020 में बायजूस बॉन्ड से फंड रेज करता है एंड बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूड एडटेक स्टार्टअप विद द वैल्यूएशन ऑफ $10.5 बिलियन। बट साल 2024 में बायजूस की वैल्यूएशन में सडन डिक्लाइन देखने को मिलता है। एम्प्लॉइज से फोन करके बोल दिया जाता है कल से आने की जरूरत नहीं है। रोल रिडंडेंसी है कंपनी फॉर। तो मैम व्हाट इज द रीजन मैम? कंपनी फॉर हाँ कि अभी इतना रोल रिक्वायर्ड नहीं है, इतने एसोसिएट का रोल रिक्वायर्ड नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बायजूस खत्म होने की कगार पर खड़ा है? बायजू रविंद्रन का जन्म 5 जनवरी 1980 को केरला में होता है। रविंद्रन ने अपनी स्कूलिंग मलयालम लैंग्वेज में करी। उनकी मदर मैथमेटिक्स की टीचर थी और उनके फादर फिजिक्स के टीचर थे। क्या यही रीजन था रविंद्रन टीचिंग को अपना करियर बना लेते हैं अपनी फैमिली की तरह? रविंद्रन अपनी बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कन्नूर से करते हैं और अपनी बीटेक होने के बाद एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी को एज अ सर्विस इंजीनियर ज्वाइन कर लेते हैं। उनके बाकी फ्रेंड कैट की तैयारी कर रहे थे और वो अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। अब कुछ प्रिय मित्र आते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि तुम तो कॉलेज टॉपर हो, हमारी मदद करो कैट प्रिपरेशन के लिए। रविंद्रन उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं और उनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी कैट का एग्जाम दे दूं। वो कैट का एग्जाम देते हैं और 100% स्कोर भी कर लेते हैं, पर IIM ज्वाइन नहीं करते और अपनी जॉब कंटिन्यू रखते हैं। 2 साल बाद 2005 में दोबारा से कैट का एग्जाम देते हैं और एक बार फिर से 100% स्कोर कर लेते हैं। IIM से कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं पर वो ज्वाइन नहीं करते। उसकी जगह अगर कोई आम इंसान होता तो भाग के IIM ज्वाइन कर लेता और एक अच्छा पैकेज ले रहा होता। अब जिन बच्चों को MBA करने में इंटरेस्ट था वो उन्हें अप्रोच करने लगे। रविंद्रन के फ्रेंड जो उनसे कोचिंग लिया करते थे उनका कैट एग्जाम क्लियर हो गया था और वो भी IIM से अपनी MBA कर रहे थे। उनकी रुचि टीचिंग की तरफ ज्यादा होने लगती है और हुई भी क्यों ना, उनके पढ़ाए हुए बच्चे IIM में धड़ाधड़ सिलेक्शन जो ले रहे थे। इसी को देखते हुए अपनी जॉब छोड़ देते हैं और अपने एक फ्रेंड की छत पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। साल 2007 में वो प्रॉपर क्लासेस देना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली MBA एस्पिरेंट के लिए, और अपने कोचिंग सेंटर का नाम रखते हैं बायजूस क्लासेस। रविंद्रन अपनी पहली कुछ वर्कशॉप या क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे और जब स्टूडेंट को उनका टीचिंग स्टाइल समझ आ जाया करता था तो वो पेड कोर्सेज ले लिया करते थे। टाइम का पता भी नहीं लगता कि कब एक छोटे से रूम से क्लासेस ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो जाती हैं। 20,000 स्टूडेंट को मैथ की कोचिंग देने के लिए 9 अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं और ट्रैवलिंग में ज्यादा समय लगता और एक लेक्चर देने के लिए घंटों ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता। फिर साल 2009 में वो अपने लेक्चरों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और ये रिकॉर्डेड लेक्चर 48 शहर तक पहुंच जाते हैं। इनके कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो कि इनको आइडिया देते हैं कि बायजूस क्लासेस को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए और इनमें से एक दिव्या गोकुलनाथ होती हैं जो कि इनकी स्टूडेंट थी और आज इनकी वाइफ हैं। अपनी वाइफ और अपने कुछ फॉर्मर स्टूडेंट के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका फोकस K-12 सेगमेंट पर होता है। K-12 सेगमेंट के अंदर किंडर गार्डन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है और पहली फंडिंग साल 2013 में $9 मिलियन की अरिन कैपिटल्स के द्वारा मिलती है। जो क्लासेस एक टाइम पर छोटे से कमरे में चल रही थी, साल 2013 में इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक करा जाता है और तकरीबन 14 से 15,000 बच्चे आते हैं, वो भी एक मैथ की क्लास लेने जिसे बायजूस रविंद्रन दे रहे थे। साल 2015 में बायजूस ऐप को लॉन्च करा जाता है और मात्र 3 महीने में ये ऐप 20 लाख स्टूडेंट तक पहुंच जाता है। ना तो बायजूस को फंडिंग की कमी हो रही थी और ना ही स्टूडेंट की, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कस्टमर। साल 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायजूस की केस स्टडी को पढ़ाया जाता है और इस साल बायजूस रविंद्रन का फोटो इंडिया फोर्ब्स के कवर पेज पे भी आता है। साल 2019 तक बायजूस रविंद्रन की नेट वर्थ $1 बिलियन हो जाती है। एक टाइम ऐसा आया कि बायजूस एजुकेशनल मार्केट पे डोमिनेट करने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेता है। फीफा 2022 को स्पॉन्सर किया और फुटबॉल स्टार मेसी को अपना
ग्लोबल एम्बेसडर बना लेता है। हर जगह बायजूस ही बायजूस देखने को मिलने लगा। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि घर के ऊपर लोन लेना पड़ा एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए। उसके लिए बायजूस के बिजनेस मॉडल पर नजर डालनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपको सर्विसेज और प्रोडक्ट देने पड़ेंगे कस्टमर को और इन रिटर्न आपको पैसा मिलेगा। बायजूस अपने बिजनेस के लिए फ्रीमियम मॉडल को फॉलो करता था। प्रीमियम मतलब बेसिक सर्विसेज और फीचर फ्री में दिए जाते हैं और एडवांस फीचर्स के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। बायजूस की सेल्स की शुरुआत टीवी एड और एडवर्टीजमेंट से होती। जैसे ही पेरेंट्स बायजूस का एड देखते हुए बायजूस के ऐप को डाउनलोड कर लेते, अब लॉग इन करते टाइम डिटेल मांग ली जाती और सेल्स टीम 5 से 6 दिन का वेट करती कि पेरेंट्स ने सब्सक्रिप्शन लिया या नहीं लिया। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले तो सेल्स पर्सन कॉल करता और उनसे फेस टू फेस मीटिंग के लिए बोलता। फेस टू फेस मीटिंग में सेल्स पर्सन बच्चे से उसकी हॉबी पूछता, उसके पैशन के बारे में पूछता और उसी के बीच उससे कुछ ऐसा पूछ लेता जिसकी नॉलेज उसे नहीं होती या फिर वो गलत आंसर दे देता। और इस मौके का इंतजार सेल्स पर्सन को बेसब्री से रहता। उनका मेन मोटिव होता था पेरेंट्स के अंदर डर बना देना कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है, ऐसे तो ये कहीं पर स्टैंड नहीं कर पाएगा। आप एक बार हमारी सब्सक्रिप्शन लेके देखो, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, मैं डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा। ऐसे कुछ सेल्स टैक्टिक यूज किए जाते। अब इतना डर ही पेरेंट्स के लिए काफी रहता और हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आए। और इस सब के चलते वो बायजूस की सब्सक्रिप्शन ले लेते और इस तरह बायजूस अपना कोर्स सेल कर देता। बायजूस की सेल्स रॉकेट की तरह बढ़ रही थी और इस रॉकेट में तेल डालने का काम कोविड-19 करता है। सब जगह लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन की वजह से स्कूल भी बंद हो जाते हैं। स्कूल बंद होने की वजह से बस एक ही ऑप्शन बचता है ई लर्निंग का। बायजूस को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो अपनी क्लासेस कुछ दिनों के लिए फ्री में देने लगते हैं। बायजूस को इसका फायदा भी हुआ। मार्च 2020 में 6 मिलियन न्यू स्टूडेंट ने बायजूस को यूज करना स्टार्ट किया और ये नंबर 7.5 मिलियन पहुंच गया अप्रैल 2020 में। इस ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर ई लर्निंग स्टार्टअप को भर भर के पैसा देने लगते हैं और बायजूस को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बायजूस छोटे छोटे ई लर्निंग स्टार्टअप को एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। एडटेक इंडस्ट्री में शौक तो तब लग जाता है जब बायजूस आकाश इंस्टीट्यूट को, जो कि 33 साल पुराना है, उसे $1 बिलियन में खरीद लेता है। जिस चीज ने रॉकेट में तेल डाला था ना, वही चीज रॉकेट की डायरेक्शन को उल्टा भी कर देती है। फाइनली 2 साल बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और स्कूल दोबारा से ओपन हो जाते हैं और ई लर्निंग जो कि कोविड टाइम पर पीक पे था उसका भी डाउनफॉल शुरू हो जाता है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे मोबाइल फोन को अदर यूज में भी लेने लगे और उन्हें मोबाइल फोन की आदत सी लग गई, जिसे देख पेरेंट्स परेशान होने लगे। बायजूस की सेल्स कम होती जा रही थी और वो सेल्स टीम पर और भी ज्यादा प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए सेल्स पर्सन साम दाम दंड भेद लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले सेल्समैन घर पर जाकर कोर्स सेल किया करते थे, पर वो भी अब बायजूस ने बंद कर दिया था। अब बस ऑफिस में बैठकर कॉल करनी होती थी और किसी भी रीजन से अगर कस्टमर ने कॉल पिक नहीं करी तो उसका सारा ब्लेम सेल्स पर्सन पर आ जाता था। कस्टमर को रिफंड लेने में भी दिक्कत आने लगी। सेल्स पर्सन के इतने बुरे हालात कर दिए कि टारगेट पूरा करने के लिए वो अपनी जेब से पैसा लगाकर कोर्स खरीदने लगे। टारगेट ना पूरा होने पर उल्टा सीधा बोलना और सैलरी कट कर लेना, 14-14 घंटे काम करवाना। जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा करना स्टार्ट कर देती है तो समझ जाओ कि वो कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। और यही बायजूस के साथ होने वाला था। बायजूस सेल के पीछे भाग रही थी, पर उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर देना नहीं चाहती थी कि जब फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू 2428 करोड़ का था तो लॉस 4564 करोड़ का था और जब फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू 5258 करोड़ का हुआ तो लॉस 8245 करोड़ का। इसके बाद तो बायजूस पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। पहले जो इन्वेस्टर आंख बंद करके फंडिंग दे रहे थे वो भी अपनी फंडिंग देना बंद कर देते हैं। एक तो बायजूस पहले से ही लॉस में था और अब फंडिंग न आने की वजह से एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीमेंट में डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है, लोन की रीपेमेंट में डिफॉल्ट करना और ऑफिस का रेंट भी टाइम से ना देना। बायजूस की दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब उनके ऊपर यूएस लेंडर, जिसने बायजूस को $1.2 बिलियन का लोन दिया था, लोन की टर्म और कंडीशन को वायलेट करने के ऊपर बायजूस के ऊपर केस कर देता है और मांग करता है कि बायजूस और उसकी सब्सिडी
पूरी कंपनी का कंट्रोल उसे दे दिया जाए। सितंबर 2023 में बीसीसीआई बायजूस के ऊपर 160 करोड़ की पेमेंट डिफॉल्ट का केस कर देता है और बायजूस को दिवालिया घोषित करने के लिए बोलता है। नवंबर 2023 में ईडी बायजूस के बेंगलोर ऑफिस पर रेड मारती है क्योंकि बायजूस ने फेमा रूल्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन करा था। एक तरफ बायजूस पर केस पे केस होते जा रहे थे और दूसरी तरफ बायजूस अपने एम्प्लॉयज को निकालता जा रहा था। इन सब सिनेरियो के चलते जनवरी 2024 में बायजूस की वैल्यूएशन $22 बिलियन से 95% गिर जाती है और मात्र $1 बिलियन रह जाती है। बायजूस के ओनर बायजू रविंद्रन, जिनकी नेटवर्थ 17,545 करोड़ की थी, फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से अब वो 0 हो गई है। क्या बायजूस की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर यहाँ से कोई टर्न आएगा? फिलहाल तो बायजूस की कंडीशन देखकर लगता है इट्स एन एंड फॉर बायजूस। आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ गुड एंड ग्रेट डे।